फिजिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। और इस क्लास में हम लोग बायो सेवर्ट के नियम पर आधारित अनुप्रयोग करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग किए थे। तो इसमें हमारा 2 अनुप्रयोग रह गए थे और 2 अनुप्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसमें हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं जिसका है वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने निकाला था वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम कहाँ निकाल रहे हैं? अब हम निकाल रहे हैं वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि वृत्ताकार लूप की अक्ष क्या होती है। ठीक, तो ये कोई हमारा वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ठीक है। और यहाँ कहीं पर क्या होगा इसका, ये होगा सेंटर, केंद्र बिंदु होगा इसका। अगर हम इसके केंद्र बिंदु से होते हुए इसके दोनों तरफ एक ऐसी रेखा खींच दें यहां से, ठीक, जैसे हमारे साइकिल का जो पहिया होता है तो ये उस पहिए को हम क्या मानते हैं, उसका पहिया वृत्ताकार होता है और उसका पहिया जिस के अलोंग घूमता है, इसको धुरा बोलते हैं ना, धुरा के चारों तरफ घूमता रहता है पहिया, तो इस टाइप से उसका कहीं धुरा होता है। तो ये जो है ना, ये इसकी अक्ष कहलाती है। इसके सेंटर से जाती हुई ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है? इसकी अक्ष कहलाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लेकिन समस्या ये है हमारे पास कि अगर हम लोग वृत्ताकार लूप ऐसा बनाते हैं जैसा कि मैंने बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वृत्त ऐसे रखा है सामने से, और जब ये सामने रखा होगा तो मुझे इसकी अक्ष कैसे दिखानी पड़ेगी? ऐसे दिखानी पड़ेगी, इस तरफ बाहर की तरफ दिखानी पड़ेगी। अब मैं बाहर की तरफ दिखाने में समस्या नहीं है कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट को कैसे मानूंगा, क्योंकि ये वाली अक्ष तो हवा में आ रही है यहाँ पर। अब मुझे दिखाना है व्हाइट बोर्ड पे, तो यहाँ पर हम इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ना बना के हम क्या करेंगे, इस वृत्ताकार लूप को सामने से ना रख के ऐसे रखेंगे। जब हम इसको ऐसे रखेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये वृत्ताकार लूप जो है ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा वृत्ताकार लूप, ठीक। अब ये जो आप उसको साइकिल का पहिया मान सकते हो, सामने से ना रख के मैंने इसको ऐसे रख दिया है, ठीक है, ऐसे रखा है मैंने, इस टाइप से ऐसे सामने से रखा है। अब हम इस पे जो अक्ष खींचेंगे ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और इसके सेंटर पॉइंट से इसकी अक्ष पर, इसके सेंटर पॉइंट से इसकी अक्ष पर कितनी दूरी पर, ये है इसका x दूरी पर, ये कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और मैं मान लेता हूँ ये इसकी जो अक्ष है, ये इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या है इसकी a। और याद रहे ये भी a ही होगा। आप कहोगे सर ये तो ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, ये सारी त्रिज्या ही हैं। बस आप ये जो देख रहे हो ना वृत्ताकार लूप, ये अलग दूसरी दिशा से देख रहे हो इसलिए आपको नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी त्रिज्याएं बराबर ही होंगी। मान लेता हूँ मैं इसका, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, त्रिज्या है इसकी a, और x दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इसमें मान लेते हैं इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी है, वो हमारी I धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो इतना
जो हमने लिया है इसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर आगे हम प्रूफ करते हैं। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, और इसमें जो हमें नियम लगाना है वो बायो सेवर्ट का नियम लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। इसमें लिखेंगे क्या, माना एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र बिंदु O और इसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इसकी अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि इस वृत्ताकार लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है। इतना हम पहले लिख देते हैं। इसमें माना O केंद्र का एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या a है। x दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जबकि I धारा लूप में प्रवाहित हो रही है। I धारा इसमें जो है हमारी प्रवाहित हो रही है, और इसके इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहां पर इस पर ना, यहां इसके लूप के ऊपर हम क्या करेंगे, एक अल्पांश मान लेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एक अल्पांश यहां ले लिया और एक अल्पांश मैंने यहां पर ले लिया है। एक अल्पांश मैंने यहां लिया है और एक अल्पांश जस्ट इसके सामने लिया है यहां पर। ठीक, यहां पर भी एक अल्पांश ले लिया। अब इस अल्पांश के कारण हम इस बिंदु P पर निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम अल्पांश के कारण निकालेंगे तो मुझे ये दूरी चाहिए होगी, ये वाली है ना, ये वाली दूरी मेरे को चाहिए, और मैं इसको भी ऐसे मिला देता हूँ। तो ये दोनों दूरी हमको यहाँ चाहिए होंगी है, और इन दोनों दूरी बराबर होंगी है। क्यों? क्योंकि ये इसके सेंटर से ये दूरी है, और यहाँ पर जितनी, जहाँ पर भी आप ये अल्पांश लोगे, हर जगह की ये दूरी क्या हो जाएगी, ये बराबर होगी। और मैं इसको क्या मान रहा हूँ, ये r मान रहा हूँ। ठीक है, और अल्पांश को मैंने नाम दे दिया क्या, dl। इसको भी मैंने नाम दे दिया dl। ठीक, आगे लिखते हैं इसमें अल्पांश dl के कारण, अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता है, फॉर्मूला dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, तो dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई म्यू 0 अपॉन में 4 पाई I dl, और ये हमारा थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, और अपॉन में r स्क्वायर। तो ये dv इक्वल टू म्यू 0
अपॉन में 4 पाई और ये हो जाएगा आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है हमारी 1 होती है, 1 की गुणा करेंगे तो टोटली सब 1 हो जाएगा। ये साइन 90 कैसे आया, ये जो 90 हम लगाते हैं ये अल्पांश और जिस पॉइंट पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है ये, ठीक है। तो ये कोण यहाँ पर हमारा ये जो कोण है ये कितना आएगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण आएगा, ठीक, 90 डिग्री का कोण आएगा, इसलिए हम क्या लगाते हैं 90 लगा देते हैं यहाँ पर। इसको मैं समीकरण 1 मान के छोड़ देता हूँ। अगर मैं इस अल्पांश के द्वारा इस बिंदु P पर बात करूँ ना तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा यहाँ कहीं पर होगा ऐसे, ये हमारा क्या हो गया चुंबकीय, ये हमारा क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र हो गया इस टाइप से डी बी। और इसके इस अल्पांश के द्वारा बात करूं तो इसके द्वारा कहीं ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र, इसको ही मैंने क्या मान लिया डी बी। अब आप देख सकते हो एक चुंबकीय क्षेत्र इधर है और एक इधर है, तब ऐसी कंडीशन होती है तब हम क्या करते हैं इसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या करेंगे, इसको वियोजित कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग वियोजित कर लेंगे। तो इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ये अपना थीटा है, जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना थीटा हो जाएगा ये, ठीक, ये भी इधर थीटा हो जाएगा। अब इसको वियोजित कैसे करेंगे, हमें dv को यहाँ वियोजित करना है, तो जिस तरफ कोण बनता है dv का उस तरफ लेते हैं कौन सा घटक, cos थीटा वाला घटक। इधर क्या जाएगा अपना dv cos थीटा, और इस वाली डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये देखो ये है आपकी y और ये x, इधर क्या आ जाएगा आपका dv, इधर आ जाएगा आपका dv sin थीटा, dv sin थीटा। ऐसे हम इसको वियोजित करेंगे तो इस तरफ इसका कोण बन रहा है तो ये आ जाएगा आपका dv cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा इसका dv sin थीटा, dv sin थीटा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पर हमने दो अल्पांश लिए हैं एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। तो हर एक अल्पांश के सामने जो दूसरा अल्पांश होगा वो क्या करेगा बेटा, उसका cos थीटा वाला घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे कैंसिल, क्योंकि जितना dv cos थीटा ऊपर है उतना ही dv cos थीटा नीचे है। तो cos थीटा घटक के द्वारा यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र शो नहीं होगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा किसके द्वारा होगा, dv sin थीटा के द्वारा होगा, है ना, dv sin थीटा के द्वारा ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शो होने वाला है, क्योंकि सारा हमें इसे एक तरफ मिल रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ केवल sin थीटा घटक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो परिणामी के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो हमारा जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर किसके कारण होगा, साइन थीटा घटक के कारण। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये B बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, सभी dv साइन थीटा का क्या करना पड़ेगा, हमको समाकलन करना पड़ेगा। देखिए dv साइन थीटा का मतलब होता है सभी dv साइन थीटाओं का योग, क्योंकि जितना भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो सब इधर की तरफ मिल रहा है, और किसके कारण मिल रहा है, साइन थीटा के कारण। तो मैंने समाकलन लगा दिया, समाकलन का मतलब होता है कि सभी dv साइन थीटाओं का योग, इनके कारण होगा नहीं, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इनके कारण हो जाएगा 0, ठीक है। तो मैं यहाँ से वैल्यू लगा देता हूँ dv का यहाँ मान लगा देते हैं, कितना था μ0 अपॉन में 4 पाई और ये i dl अपॉन में r स्क्वायर और ये साइन थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर हम ये वाले त्रिभुज की बात करें, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें
तो इसमें हम साइन लगा सकते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। तो थीटा के सामने हमारा लंब होता है जो कि ए है ना, और कण 90 के सामने वाला कण होता है जो कि आर है। तो साइन थीटा का यहाँ मान आ गया ए अपॉन में आर। तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू रख देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये तो चल रहा है हमारा, आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू रख सकते हैं ए अपॉन में आर। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वी म्यू 0 अपॉन में 4 पाई। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको बाहर भी ले लेते हैं। ये समाकलन के बाहर कौन आएगा, ये बाहर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और क्या बाहर आएगा, यहाँ से हमारा आई बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर, और ये आर यहाँ कितना बाहर आ जाएगा हमारा, आर की पावर 3, क्योंकि इसका मान भी चेंज होने वाला नहीं है। चाहे अल्पांश आप कहीं पर भी मानेंगे, ये आर का मान फिक्स का फिक्स ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ हमारा कुल मिला के अंदर क्या बचेगा, ये केवल डीएल बचेगा। क्या बचेगा, ये डीएल बचेगा। कुल मिला के यहाँ क्या बचेगा अंदर, केवल डीएल। अगर हम यहाँ डीएल की बात करें तो यहाँ हमने एक अल्पांश माना है, और इसका मतलब क्या है, ये समाकलन कि सभी डीएलों का योग, सभी डीएलों का योग। अब हम यहाँ अल्पांश माने हैं, ऐसे एक अल्पांश यहाँ माना होगा, यहाँ 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 यहाँ, तो सब में हम जितने भी अल्पांश मानेंगे, जितने भी अल्पांश लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इस वृत्त की परिधि मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डी एल कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर होता है, और आर का काम कौन करेगा, यहाँ पर ए करेगा। तो यहाँ रख देते हैं बी बराबर 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई अपॉन में ए आर की पावर 3, और यहाँ आपका आ जाएगा 2 पाई ए। तो पाई से पाई कट जाएगा ये, और 2 से ये 4 कट जाएगा। तो ये अपना इधर मैं लिख देता हूँ, ये b बराबर म्यू 0 अपॉन में 2, और यहाँ आपका बचेगा ये i अपॉन में a, नीचे बचेगा ये r क्यूब, और ऊपर आ जाएगा ये i, ये स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, a और a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना, इसको, इस r को a और x के पदों में लिख लेते हैं, क्योंकि अगर कभी भी इस पे सवाल आता है तो हमें त्रिज्या तो देगा, वो वृत्ताकार लूप की त्रिज्या दे देगा, और हमसे ये पूछेगा कि इतनी दूरी पर इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, मतलब x का मान दे देगा और a का मान दे देगा। तो हम क्या करते हैं, इस r को कन्वर्ट कर लेते हैं a और x के पदों में। बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ये वाला त्रिभुज लगाएंगे, और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का काम कौन करेगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें आर का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 अपॉन में 2 आई अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, और इसकी खुद की पावर भी 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। और ये हमारा क्या निकल के आ गया, एक प्रूफ निकल के आ गया। और इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमें इसमें प्रूफ करना है लंबे अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमें अब अगला प्रूफ करना है लंबे ऋजुरेखीय अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रूफ हमें यह करना है, इसमें लंबा सा एक तार लेना है अनंत लंबाई का, और उसके कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक,
तो यहाँ पर मैं एक तार ले लेता हूँ, ये अपना तार है एक, ठीक है। और तार को मुझे दिखाना है दोनों तरफ से अनंत, तो मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन में इधर अनंत लिख देता हूँ और डॉटेड लाइन में इधर भी अनंत ही लिख देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। और मान लेते हैं इस तार में जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, स्मॉल आई धारा है। और इस तार से यहाँ कहीं एक पॉइंट है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, क्या, इसको मैंने नाम दे दिया P पॉइंट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है P। और कितनी दूरी पर है ये इससे A दूरी पर है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ अल्पांश मान लेता हूँ। ये मैंने एक अल्पांश ले लिया यहाँ पर, ठीक, ये हमारा अल्पांश आ गया एक, ये अल्पांश आ गया, ये अल्पांश है। और इस अल्पांश के दोनों जो सिरे हैं, इन दोनों सिरों को मैं यहाँ पर इस पॉइंट P से मिला देता हूँ ऐसे। ध्यान रखना, दोनों सिरे मिलाए हैं मैंने यहाँ पर, पॉइंट P से मिला दिए हैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। या इसको भी पॉइंट P से मैंने मिला दिया और इसको भी मैंने पॉइंट P से ही मिला दिया है, इस टाइप से। दोनों को पॉइंट P से मिला दिया। यहाँ पर ये जो अल्पांश है इसको मैं मान लेता हूँ क्या है, ये DL अल्पांश है अपना, DL। अल्पांश का नाम क्या है, ये है आपका DL, ठीक। अल्पांश जो होता है ना, ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक, इतना छोटा होता है अल्पांश के अगर हम इसके दोनों सिरों को इस पॉइंट पर अगर मिलाएंगे तो ये वाली रेखा और ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी लगभग क्या होंगी, लगभग बेटा क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी ये, ठीक है। लगभग क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बराबर। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ये इसको R बोल देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ना बिंदु P पर, ये अल्पांश हमारा कैसा है, बहुत छोटा है, तो ये कोण भी हमारा कैसा होगा, ये बहुत छोटा होगा। और मैं इसको फाई लिख दे रहा हूँ, लेकिन जब कोण छोटा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर D फाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको बेटा फाई मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया है, इसको मैंने फाई मान लिया है, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे आप इसको R मान लें, और जब ये R माना है तो ये भी क्या होगा, लगभग हमारा R ही हो जाएगा। तो इतना पहले लिख लेते हैं इसमें, माना एक अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तार से A दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो तीव्रता हमने ज्ञात करने के लिए बेटा क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्पांश
अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम लगा देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा नियम, ये dv बराबर μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना वैसे, और ये क्या, हाँ आर स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ क्या आता है आगे साइन ये आता है बेटा साइन थीटा, और ये याद रखना बेटा ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला कोण है थीटा। तो थीटा का मान हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, थीटा का थीटा ही रहने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है, ये हमने बायो-सेवर्ट का नियम लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर जिसमें आई क्या होती है आप लोग जानते हो, बहने वाली धारा, dl अल्पांश होता है, साइन थीटा जो थीटा है ये अल्पांश हमारा ये है, और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बना हुआ कोण होता है ये, वो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये समझना है बेटा, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अल्पांश का निकालते हैं हम लोग, और टोटल का निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों ओर क्या करने पर बेटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू की फिक्स नहीं होगी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों ओर क्या करने पर, अभी तक हमने जितने भी प्रूफ किए थे उसमें थीटा का जो वैल्यू लगाया था हमने वो लगा दिया था, 90 लगाया था ना, दोनों ओर समाकलन करने पर। लेकिन यहाँ पर बेटा ये थीटा की वैल्यू जो है ना ये लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। μ0 अपॉन में 4 पाई, इसको बाहर ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका केवल आई, और अंदर बेटा ये बचेगा dl साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। देखो बेटा ये समाकलन के निशान के बाहर हम वो चीज़ों को लिखते हैं जिनके मान फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक। जिनके मान कांस्टेंट नहीं होते हैं हम उनको बाहर नहीं लिखते हैं। तो आप देख सकते हो ना ही मैंने dl को बाहर लिखा है, क्योंकि बाहर हम लिख ही नहीं सकते dl को, क्योंकि dl जो है ना ये हमारा बढ़ घट सकता है, ठीक है। तो dl हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पर अचर नहीं है, ये चर है, ये बदल सकता है। जो चीज़ें बदल सकती हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, समाकलन के निशान के अंदर। अगला यहाँ हमारा साइन थीटा है, थीटा हमारी कौन सी वैल्यू है, ये है। अब जैसे जैसे हम अल्पांश को ऊपर नीचे करेंगे तो बेटा ये जो दूरी है ये चेंज होगी, ये वाली जो r है ये बदलेगा, जब ये r बदलेगा तो ये थीटा बदलेगा। मतलब हर एक पॉइंट पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है भैया, चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम बेटा यहाँ साइन थीटा भी बाहर नहीं लिख सकते, मतलब साइन थीटा भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, चर है। अब बात रहेगी r की, बेटा r क्या है, r देखो ये वाली दूरी है। जैसे जैसे हम ये अल्पांश को ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तब बेटा क्या होगा, ये r का मान भी बदल जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर हमारे तीन वेरिएबल हैं, क्या हैं, तीन वेरिएबल हैं। लेकिन जो हम समाकलन करते हैं उसमें वेरिएबल होना चाहिए एक, वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। लेकिन यहाँ कितने वेरिएबल हैं, यहाँ बेटा 3 वेरिएबल हैं, और 3 वेरिएबल पे हम समाकलन कर ही नहीं सकते। समाकलन 3 वेरिएबल पर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका बेटा वो लेवल नहीं है आप कि 3 वेरिएबल का समाकलन कर पाओ, ठीक है। वो आगे आपको पढ़ाया जाता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, वो चीज़ अलग है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, सिंगल समाकलन करना है, और सिंगल समाकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर केवल एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी 3 चीज़ें बदल रही हैं, dl भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है, r भी बदल रहा है। तो अभी हम अगर समाकलन पहली बात तो कर नहीं पाएंगे, तो हमारा पहले बेटा ये हमें करना पड़ेगा, इन सभी को, ये जितने भी हमारे वेरिएबल हैं इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमको एक चर में बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको समीकरण 1 मान के हमें पहले क्या करना है, या तो हम सबको dl में चेंज कर लें, ठीक है, या सभी को बेटा हम लोग थीटा में चेंज कर लें, या सभी को बेटा हम चेंज कर लें किसमें, r में चेंज कर लें। कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है पहले कि हम क्या कर लें,
जितने भी हमारे ये वेरिएबल दिख रहे हैं इन सबको हम एक में कन्वर्ट कर लें, तभी हम समाकलन कर पाएंगे, अन्यथा समाकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने समीकरण एक मान को उसको छोड़ दिया है। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ, और डायग्राम से हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सबको चेंज करना है एक वेरिएबल में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे चेंज। अब मैं इसको क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं क्या, बी। ठीक, या एक काम करते हैं, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए। इसको मैं क्या बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को बी, इसको मैंने क्या बोल दिया, सी। अब मैं क्या कर रहा हूं ना बेटा, इस बी वाले पॉइंट से इसके ऊपर एक लंब डाल रहा हूं। क्या डाल दिया मैंने, ये लंब डाल दिया, और इसका मैंने नाम क्या रख दिया, बी एन। क्या नाम रख दिया बेटा, ये मैंने बी एम नाम रख दिया। और यहाँ जो मैंने काम किया है वो मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक लंब डाला है, इसके कौन सी भुजा पे मैंने लंब डाला है बेटा, ये पी सी या सी पी, सी पी रेखा पर एक लंब बी एन डाला, मैंने यहां बी एन डाल दिया लंब। ठीक है, अब आपको बेटा ये जो लंब हमने डाला है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया होगा, लंब का मतलब ही क्या होता है कि 90 डिग्री से जाता हुआ है ना, 90 डिग्री पर। ये आपको छोटा सा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, ये वाला दिख रहा है ना, कौन सा वाला, सी एन बी, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो बी एन सी। त्रिभुज दिख रहा है ना छोटा वाला, ये मैं इसको ये लिख लेता हूं सी एन बी में। तो त्रिभुज सी एन बी में क्या करना है बेटा, इस सी एन बी में मुझे यहां से ये बी एन का मान चाहिए, जो मैंने लंब डाला है, मुझे किसका मान चाहिए, बी एन का मान। ध्यान से सुनिएगा, मुझे किसका मान चाहिए है, मुझे बी एन का मान चाहिए। ठीक, जबकि मुझे ये वाली भुजा पता है कितनी है, मान मुझे किसका चाहिए बेटा, मुझे सी भी पता है, मुझे मतलब ये वाली भुजा मुझे पता है डी एल है, बी एन मेरे को चाहिए है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अच्छा थीटा के सामने बेटा क्या होता है, लंब होता है ना, तो बी एन हमारा क्या है, लंब है, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। मतलब यहां लंब और कर्ण हमें पता है कि लंब और कर्ण हमें लगाना है। अच्छा, लंब और कर्ण किस में आते हैं, कौन सा फंक्शन लूं मैं यहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या ले लूं, साइन में ले लूं, यहाँ पर क्या ले लूं, यहाँ पर मैं साइन थीटा। क्या होता है बेटा साइन थीटा, लंब बटा, बेटा ये बात समझ आई मैंने साइन क्यों लिया, tan cos क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि बेटा मुझे यहाँ बी एन का मान चाहिए, जो कि थीटा के सामने है, लंब है, और 90 के सामने डी एल है यानी कर्ण है, यानी लंब और कर्ण की बात कर रहे हैं तो साइन लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बोलो कितना है, लंब है बेटा बी एन, मैंने बी एन लिख दिया। ठीक, और कर्ण कितना है, कर्ण या तो आप सी भी लिख लो पहले, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्या, डी एल। इसको मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो बेटा ये हमारा आ जाएगा बी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डी एल साइन थीटा। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके, और ये समीकरण ऐसे ही छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख दो, समीकरण नंबर 2 हो गई है हमारी। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपने ये ले लिया छोटा वाला, सही, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, देखो कौन सा वाला, क्या नाम है इस त्रिभुज का, ये वाला एंगल दिख रहा है, हाँ। क्या ये बी एन पी, एक बार छोटा वाला ले लिया, वहां से बी एन का मान निकाला। अब मैं दोबारा से बी एन का ही मान निकालूंगा, कौन से वाले से, ये बड़े वाले त्रिभुज से। तो मैं ये क्या लिखूंगा यहाँ पे, त्रिभुज बी एन पी में, बी एन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया हमने ये, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, ये बी एन पी में। ठीक, तो इसमें हमें क्या पता है बेटा, ये डी एल के सामने क्या होता है, डी फाई के सामने क्या होगा, लंब हो जाएगा ये, और ये 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है।
मतलब फिर से लंबा और कड़ी चाहिए, तो दोबारा से मैं क्या ले लूंगा इसमें, साइन, और एंगल क्या है, डी फाई, और दोबारा से लंब बटा कड़ होता है, मैंने ऊपर लिखा ही रखा है लंब बटा कड़। तो 90 के सामने कड़ होता है और डी फाई के सामने क्या होगा, लंब होगा। लंब क्या हो जाएगा हमारा दोबारा से, बी एन, और कड़ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 के सामने कड़ होता है, मतलब क्या, बीपी, और बीपी का मान कितना है, आर है, इसको मैंने आर लगा दिया। ये हो गया अपना बेटा बी एन इक्वल टू आर साइन डी फाई, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल हमारा कैसा है बेटा, ये वाला एंगल कैसा है, डी फाई, छोटा है ना बहुत। जब बेटा क्या हो, यहां थोड़ा लिख लो यहां पर, जब थीटा क्या हो हमारा, कैसा हो, अति सूक्ष्म हो, और ये लिखा गया हो बेटा या तो साइन थीटा के साथ में, या फिर कॉस थीटा के साथ में, या फिर टेन थीटा। ये मैं जब बता रहा हूं जब हमारा थीटा कैसा होगा, एंगल कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा अति सूक्ष्म होगा, छोटा होगा बहुत। तो हम साइन थीटा को ना लिख के केवल क्या लिख देंगे, थीटा, और टेन थीटा की क्या लिख देंगे, केवल थीटा। लेकिन जब कॉस में लिखते हैं तो बेटा क्या लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, जब थीटा हमारा बहुत ही छोटा होगा तो साइन के साथ जो थीटा लिखा गया है, हम साइन को हटा के केवल थीटा लिखेंगे, टेन की जगह पर हटा के थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा की जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसा ही बेटा यहाँ बताओ, डी फाई हमारा क्या है, डी फाई कैसा है, डी फाई क्या है यहाँ पर, डी फाई क्या है, ये बेटा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म हो तो, जब ये अति सूक्ष्म होगा तो बेटा क्या करेंगे बोलो हम लोग, बी एन इक्वल टू क्या कर दूं मैं, आर डी फाई तो लिखूंगा केवल, साइन हमारा हट जाएगा। बेटा बी एन का मान निकाला था कहीं हमने ऊपर, कहाँ निकाले थे, ये निकाले थे ना बी एन का मान। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से, देखो ये भी बी एन का मान, ये भी बी एन का मान, तो इस बी एन की जगह पर मैं ये रख देता हूँ क्या, डी एल, डी एल क्या, साइन थीटा बराबर आर डी फाई, आर डी फाई। इसको उठाकर बेटा मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। किस में रख दूंगा, ये उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। किसको उठाकर, तो मैं यहां लिख देता हूं, इतने में आ जाएगा अपना ये, यहां मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 बेटा हमारी ये है, तो डी वी इक्वल टू, बाहर लिख लेते हैं इसको, म्यू 0/4 पाई इंटू में आई, और अंदर ये हमारा आ जाएगा क्या, ये डीएल साइन थीटा दिख रहा होगा बेटा आपको, डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा सेम है ना, देख लो। तो यहां से मैं किसके बराबर रख दूं इसको, आर डी बटे में आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हमारा ये बचेगा डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई, और ये आपका आ जाएगा डी फाई, और ये आर। अब यहां पर आप देख सकते हो बेटा, अब भी हमारे पहले कितने वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल थे। अब हमारे जो वेरिएबल है बेटा 2 हैं, एक है आपका फाई और एक है आपका आर, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। अब भी हमारा मसला हल नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को और हटाना है। फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, 1 2 3, ये समीकरण 3 मान के यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। अभी हमें और बेटा एक बार कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारे ये जो 2 वेरिएबल हैं कुल मिला के कितने बन जाएं, 1 बन जाएं। अभी देखो बेटा, हमने ये सारे त्रिभुज ले लिए, छोटा वाला ले लिया, बड़ा वाला ले लिया। अब कौन सा ले लेते हैं, अब बेटा ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं एक बार। कौन सा वाला, ये वाला मैं त्रिभुज ले लेता हूँ। क्या नाम है इसका, बोलोगे जरा एक बार, बी ए, या ऐसे लिख दो पी ए बी, या बी ए पी लिख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज बी और ए पी में, बी ए पी में। देखो बेटा बी ए पी त्रिभुज क्या होगा, ये ए हमें पता है और आर पता है ना, बी पता, ए पता है और आर पता है।
तो इसमें ये वाला 90 हो जाएगा, ये 90 के सामने क्या होता है? कण। 90 के सामने कण होता है, और इसके सामने ये लंब यानी ये आधार है, यानी लंब, ये हमें कण और आधार में रिलेशन लगाना है। और कण और आधार में रिलेशन किसके साथ बनता है बेटा? ये बनता है कॉस के साथ। क्या बनता है? और क्या लूंगा एंगल में? कॉस फाई। ये क्या होता है? आधार बटा कण। आधार बोलेंगे, आधार है बेटा ए, और कण है तुम्हारा आर। क्रॉस गुणा कर देते तो आर बराबर ही आ जाएगा ए बटे में कॉस फाई। कॉस फाई। अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे बेटा? समीकरण 3 से। समीकरण 3 है बेटा अपनी ये डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई। ये आ गया आई डी फाई, और ये आर का मान यहाँ रख दूंगा बेटा मैं इसके स्थान पर। कितना आ जाएगा? ये ए बटे में कॉस फाई। तो ये क्या आ जाएगा आपका? डी वी म्यू 0 अपॉन में 4 पाई इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? मैं ए को बेटा बाहर ले लेता हूँ, तो हमारा ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई। अब आप देख सकते हो बेटा अंदर जो कुछ भी है, कितने वेरिएबल हैं? केवल एक वेरिएबल है, कौन सा वाला? फाई और 5। हो गया ना मसला हल? पहले 3 थे, फिर 2 हो गए, फाइनली हमारा 1 आ गया। वो बात अलग है कि ये 5 में आ गया, कुल मिला मतलब कैसे भी आया, लेकिन हमारा 5 में ये आ चुका है। बट हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। लिमिट बेटा ऐसे लगेगी, ये 5 ये वाला एंगल है, और ये कहाँ तक हो सकता है? मैं इसको ऐसे ऐसे मिला देता हूँ बेटा, यहाँ पर ये इस टाइप से। 5 का मान यहाँ तक हो सकता है, और नीचे ये यहाँ तक हो सकता है। तो ये एक तो बेटा ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला कितना, ये एंगल हो जाएगा कितना? मान लेता हूँ इसको मान लेता हूँ ये क्या? फाई 2, और ये वाला एंगल कितना मान लेते हैं? 5 1, वो भी किस में? माइनस में। अब मैं यहाँ लिमिट लगा दूंगा, कहाँ से कहाँ तक लगेगी लिमिट? ये लगेगी बेटा 5 1 से लेकर फाई 2 तक। ठीक। अच्छा, कॉस थीटा का जो बेटा समाकलन होता है वो होता है हमारा साइन थीटा, और डीवी का क्या हो जाएगा? डीवी का बी हो जाएगा। तो डीवी का मैंने क्या लगा दिया? ये डीवी का बेटा बी लगा दिया। डीवी का कितना हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और ये आई अपॉन में ए। इसका समाकलन बेटा क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होता है? साइन फाई, और ये हो जाएगा फाई 2 और माइनस में फाई 1। लिमिट रख देते हैं, तो b बराबर अपना आ जाएगा ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन में a, और ये हो जाएगा साइन फाई 2। माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया, और ये साइन, इसकी जगह पे नीचे वाली लिमिट रखेंगे फाई 1। ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में a साइन फाई 2। ये माइनस बेटा यहाँ लगाना चाहिए था, ये माइनस लगेगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा फाई 1 और ये फाई 2। ये हमारा आ गया प्रूफ। ठीक। आप चाहें तो इसको फाई 1 को पहले और फाई 2 को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? लंबे रुचिरुखी अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे।